क्लास 10th हिंदी गोधली, जिसमें अध्याय हमारा दूसरा है विष के दांत। इस विष के दांत के लेखक परिचय में नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित एक ये कहानी है विष के दांत, जो मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों और अमीर गरीब के भेद और बच्चों के पालन पोषण पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक, जिसका मुख्य पात्र है मदन। ये कहानी आपको पढ़ लेना है। यह कहानी जो है सेन साहब के बिगड़ैले बेटे, जिसका नाम है कासू और उसको प्यार से खोखा बुलाते थे सेन साहब, और उसके किरानी के बेटे मदन के बीच संघर्ष को ये दर्शाती है, जहां अंत में मदन खोखा के 2 दांत तोड़कर, ठीक है, जो जैसा कि शीर्षक है विष के दांत, उसके अहंकार जो अमीरी है, ठीक है, उसका दबदबा जो है, उसके अहंकार को, अन्याय को, यानी 2 दांत तोड़कर अमीरी के अहंकार को चूर चूर कर देता है। ठीक है, ये कहानी आपको पढ़ लेनी है, काफ़ी अच्छी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं इसके सारे सवाल को। सबसे पहले पाठ के साथ कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। क्या सार्थक ये शीर्षक जो है विष के दांत जो दिया गया है नलिन विलोचन शर्मा द्वारा, ये शीर्षक क्या ये सही बैठता है, फिट बैठता है, क्या ये अच्छा शीर्षक है? चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक और व्यंग्यात्मक, यानी व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक है। ठीक है, यानी प्रतीक के तौर पे ये कहा गया है विष के दांत। ये कहानी धनी वर्ग यानी सेन साहब के अहंकार, ठीक, जो विष है, अहंकार को यहाँ पे विष कहा गया है, उपमा दी गई है, को गरीब वर्ग मदन द्वारा तोड़े जाने को दर्शाती है। जिस तभी तो नाम पड़ा विष के दांत। मदन द्वारा खोखा के 2 दांत तोड़ना सामाजिक भेदभाव, अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक है, जो कहानी के शीर्षक को पूर्णतः सिद्ध करता है। जब यह कहानी आप पढ़ेंगे तो ये सारी घटनाएं आप पढ़कर समझ जाएंगे। ठीक है, जो शीर्षक दिया गया है बिल्कुल सार्थक है, सही है। इसका आंसर आपको यही कर लेने हैं। दूसरा सवाल है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियां हैं, उनकी बेटियां हैं, और एक लड़का है जिसका नाम है खोखा यानी कांसू। उसमें सेन साहब जो है लड़कियों के प्रति काफ़ी भेदभाव करते थे, उनको कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं थी, क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा लिस्ट था, ब्यौरा था, कड़े कानून थे। लेकिन उस लड़के के लिए, कांसू के लिए, ये अपवाद था, उस पर कोई कानून प्रतिबंध नहीं लगा था। ठीक है, तो लिंग आधारित भेदभाव वो करते थे, ठीक, जिसे जेंडर वाइज बोलते हैं, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, सेन साहब के परिवार में रूढ़िवादी सोच के कारण बच्चों के पालन पोषण में गहरा लिंग आधारित भेदभाव था। 5 लड़कियों के लिए कड़े नियम अनुशासन और कठपुतली जैसा व्यवहार था, जबकि बेटे खोखा यानी कासू को असीमित स्वतंत्रता थी, दुलार तथा हर तरह से छूटें थी। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका तीसरा सवाल, खोखा, ठीक है, उसका वास्तविक नाम है कासू, लेकिन प्यार से खोखा बुलाते थे सेन साहब। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा जो है अपवाद था। अपवाद का मतलब होता है नियम का विरुद्ध होना। ठीक है, जो नियम बना दिया गया है उस पर अगर लागू ना हो, ठीक, ये नियम अगर फॉलो ना करे, उसके विपरीत हो, अपोजिट, उसको अपवाद बोलते हैं। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और अस्वाभाविक नहीं था वो घर के नियम का भी अपवाद हो, यानी उसके लिए वो नियम नहीं थे, इसलिए वो अपवाद था। लिखेंगे इसका आंसर, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत कहानी में खोखा यानी कासू अपने माता पिता की ढलती उम्र में पैदा होने के कारण प्रकृति के नियमों और घर के अनुशासन के नियमों का अपवाद था। चौथा सवाल है, सेन दंपत्ति यानी सेन साहब और उनके पत्नी सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? सेन साहब जो है अपने बेटे खोखा में इंजीनियर, ठीक है, बनाने की संभावनाएं देखते थे।
इसीलिए घर पे बढ़ई मिस्त्री आकर उसके साथ ठोक पीट लिया करते थे, यानी उसके साथ काम करते थे ताकि वो इंजीनियर बन सके। ठीक है, उनकी ये मनगढ़ंत सोच थी। इसका आंसर कैसे करेंगे हम? देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे हम ऐसे। सेन दंपत्ति अपने बेटे खोखा यानी कासू में इंजीनियर बनाने की संभावनाएं देखते थे, क्योंकि वे उसे बुढ़ापे की आंखों का तारा मानते थे। उन्होंने खोखा को बचपन से ही औजारों से परिचित कराने के लिए घर पर ही बढ़ई मिस्त्री को बुलाकर ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की थी, ताकि अभी से ही उसकी उंगलियां मशीनों से वाकिफ़ हो जाएं। ठीक है, क्या संभावनाएं देखते थे? इंजीनियर बनाने की संभावनाएं। तो उसके लिए क्या करते थे? एक औजार यानी बढ़ई घर पे बुलाकर उससे ट्रेनिंग दिलवाते थे। ठीक, अगला सवाल। इसके बाद अगला है 5वां, सा प्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला है लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। ये जो पंक्तियां दी गई हैं नलिन विलोचन शर्मा द्वारा, इनका क्या मतलब है जो लिखी हैं उन्होंने? तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए, ये जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तकिया आपको लिख लेनी है। हिंदी गोधली के विष के दांत कहानी से ली गई है, जिनके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। ये पंक्ति जो है सत्तात्मक यानी घर में जो पिता की चलती हो, ठीक, सत्तात्मक समाज में यानी पुरुषवादी समाज में लड़कियों की सीमित स्वतंत्रता, उनके कड़े अनुशासन में रहने और उनके अपनी मर्जी से चलाने। कौन चलाता है? जो घर का पुरुषवादी सत्ता में होता है। ठीक है, तो वो कठपुतलियों की भांति वो कार्य करती है, जो कहे तो वैसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पर गर्व करने के संकीर्ण मानसिकता पर उजागर करता था, यानी जेंडर रूढ़िवादिता पर थी, लैंगिक भेदभाव वो किया करते थे सेन साहब। ठीक है, तो इन पंक्तियों का मतलब यही है कि लड़कियों को कठपुतलियाँ बनाकर रखते थे, जबकि लड़कों को नहीं। इसका व्याख्या हमने कर दिया। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो सबसे पहले आपको यहाँ तक लिखनी है। ठीक है, और लिखने के बाद फिर ये लाइन लिखना है। इन पंक्तियों के माध्यम से कहानीकार हमें बताते हैं कि सेन साहब अपने बेटियों के लिए घर में बहुत सारे नियम रखे थे, लड़कियों को क्या करना है क्या नहीं करना है। जबकि खोखा का जन्म हुआ तो घर के नियमों का अपवाद था। ठीक, लाड प्यार के कारण उसकी गलती हो तो उसका अलग तर्क दे दिया जाता था, अलग सिद्धांत भी कर दिया जाता था। जैसे खोखा ने एक बार उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तो वो कहने लगे कि वो देखना चाहता है कि उस शीशे में क्या है, यानी इंजीनियरिंग की उसमें हुनर दिखाई पड़ती है, यानी अलग से तर्क दे देते थे बेतुका टाइप का। ठीक है, इसका कोई सिद्धांत ना हो तो कोई भी जो नियम कानून है उस पर लागू नहीं होता था खोखा पर। ठीक है, इसलिए वो सिद्धांत बदल दिए थे, उस पर लागू नहीं था, अपवाद था। इसका आंसर हो गया। अगला है गौ पाठ में। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। देखिए, इसका आंसर लिखेंगे हम। प्रस्तुत कथन विष के दांत कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। यहाँ सेन साहब गिरधर लाल की डांट रहे हैं। गिरधर लाल कौन है? सेन साहब के मुंशी इसको बोलते हैं। ठीक है, किरानी इसको बोलते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। उनका बेटा है मदन, तो उनको डांट रहे थे कि तुम्हारा बेटा मदन बड़ा ही शरारती हो गया है, तुम उसे समझा लो, वरना ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। देखिए, इसका हम व्याख्या करेंगे। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत कहानी में यह पंक्ति सेन साहब के बिगड़े हुए बेटे खोखा कासू के लिए कही गई है। यहाँ हंस यानी सभ्य और धनी खोखा है, हंस उसको बोला गया है, जो कौवा की जमात यानी मदन और गली के अन्य समान बच्चों के साथ लट्टू खेलने के लिए ललायित हो रहा है। ठीक है, अन्य गरीब बच्चों को यानी मदन को यहाँ पे कौवा की उपमा दी गई है, तो उसके साथ लट्टू का जो खेल होता है उस खेलने के लिए वो ललायित है। ठीक है,
ये इसकी व्याख्या हो चुका है। अगला सवाल देखिए 6 नंबर, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने किस तरह उत्तर दिया। देखिए सेन साहब और जो उनके मित्र थे ये बातचीत हुई कि किसका लड़का क्या करेगा, ठीक है, इस पर बहस होने लगी। तो वैसे ही हो गया, तो सब अपने अपने बच्चों के बारे में बता रहे थे। सेन साहब बता रहे थे कि इंजीनियर बनेगा, इसलिए वो घर पर ही बढ़ई का वो काम उनसे वो कराने के ट्रेनिंग दे रहे हैं खोखा के लिए। तो पत्रकार महोदय ने क्या कहा, मैं चाहता हूँ कि वो जेंटलमैन में ज़रूर बने, यानी अपने बेटे के बारे में पत्रकार उसे पूरी आज़ादी होगी। तो सेन साहब ये उत्तर सुन के क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, हक्का बक्का रह गए, ऐठ के रह गए। इसका आंसर कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं पूरा। अगला सवाल है 7वां, मदन और ड्राइवर के बीच जो किरानी का लड़का है मदन, ठीक है, सेन साहब का किरानी उसका लड़का है मदन और सेन साहब का ड्राइवर है, तो उन दोनों के बीच विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। इसका आंसर करेंगे हम, विष के दांत कहानी में मदन और ड्राइवर के बीच विवाद समाज में व्याप्त, जो समाज में उपस्थित वर्ग भेद, ऊंच नीच का अहंकार और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर को अमीर के तौर पे और मदन को गरीब के तौर पे देखा गया है। कहानीकार यह संदेश देते हैं कि समाज में कोई कमज़ोर और लाचार नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए 8वां, कासू और मदन के बीच। कासू कौन है, सेन साहब का लड़का है खोखा, और मदन किरानी का लड़का है मदन। ठीक, दोनों के बीच झगड़े का क्या कारण था, इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। इसका आंसर लिखेंगे, कासू यानी खोखा और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण लट्टू खेलने की जिद और मदन द्वारा कासू को ना खिलाना था। वो उसको नहीं खेलने दे रहा था, जिससे कि दोनों में बहस और मारपीट शुरू हुई, जो सामाजिक असमानता को दर्शाता है। ठीक, देखिए सामाजिक असमानता यहाँ पे जो जिक्र किया गया है कि एक ऊंचे घराने का और एक नीचे घराने का। ठीक है, ऊंचे घराने का है तो वो नीचे घराने को नहीं दबाएगा, वो भी अपनी आवाज़ उठाएगा, गलत होगा तो वो भी लड़ेगा, इसलिए यहाँ पे सामाजिक असमानता की बात की गई है। ठीक है, समझ में आ गया। ये 9 नंबर सवाल है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते, यानी महल वाले के करते हैं, ये दूसरे झोपड़ी वाले, तो लेखक ने इस कथन को कहानी में एक उदाहरण देकर पुष्टि करना है। ठीक है, एक उदाहरण हमें दे देना है ताकि यह स्पष्ट हो जाए। इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को छूने पर अपराध के लिए मदन न केवल शोफर द्वारा घसीटा जाता है, बल्कि अपने बाप गिरधर द्वारा भी बेरहमी से पीटा जाता है। यहाँ महल वाले की जीत तब होती है, यानी सोफर, ठीक, महल वाले यहाँ पे सोफर है, जब दूसरे झोपड़ी वाले सोफर महल वाले सेन साहब की मदद अपने ही झोपड़ी वाले मदन के खिलाफ करता है। ठीक है, तो हमने ये एग्जाम्पल दे दिया। अगला सवाल है देखिए 10 नंबर, रोज़ रोज़ अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। तो गिरधर जो है सेन साहब के यहाँ किरानी का कार्य करता है। सेन साहब उसको बोलते हैं, लेकिन ये लाचार और विवश होकर उस जवाब नहीं देता है, लेकिन उसका लड़का, ठीक है, जो मदन है और सेन साहब के लड़के कासू से लड़ बैठता है, उसके दांत तोड़ देता है, वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। ठीक, तो इसीलिए उन्होंने, गिरधर ने अपने बेटे को मारने के बजाय छाती से लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, वो आपको कर लेने हैं। इसके बाद देखिए 11 नंबर, सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। सेन साहब जो कहानी में है, ठीक है, सबसे अमीर आदमी, मदन है जो गिरधर का लड़का है, कासू है जो सेन साहब का बेटा है बिगड़ैल। इनका चरित्र चित्र मतलब इनका व्यवहार कैसा है इस पूरे कहानी में वो बताना है, किस स्वभाव के हैं। इसका आंसर करेंगे, सेन साहब अहंकारी व प्रदर्शनकारी, मदन विद्रोही व स्वाभिमानी। ठीक, कासू यानी खोखा, सेन साहब का लड़का, जिद्दी व बिगड़ैल। गिरधर शोषित, गिरधर ही है जो सेन साहब के यहाँ मुंशी के कार्य करता है। सेन साहब गिरधर को काफ़ी बुरा भला बोलते हैं, तो ये सुनता रहता है बेचारा।
ये शोषित है, मजबूर पिता के रूप में ये चित्रित है। इसका आंसर हमने कर दिया। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा है 12। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो कहानी का नायक मदन है। इसका आंसर लिखेंगे। विष के दास कहानी का मुख्य नायक मदन है। ठीक है, मदन कहानी के केंद्र में है, जो सामाजिक असमानता, अमीरी गरीबी के भेद के खिलाफ लड़ता है। मदन ही पात्र है जो कासू यानी खोखा के अहंकार को तोड़कर उसे उसकी सही औकात दिखाता है, जिससे कहानी का मुख्य संघर्ष और संदेश सार्थक हो जाता है। अगला सवाल हमारा है देखिए 13 नंबर। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, कुछ ऐसे प्रमाण उपस्थित करें। तो देखिए विष के दास कहानी के लेखक जो है नलिन विलोचन शर्मा ने मध्यम वर्गीय दिखावे और खोखले आदर्शों पर करारा व्यंग किया है। ठीक है, सेन साहब की चमचमाती गाड़ी, लड़कियों के द्वारा अलग नियम यानी जाति लैंगिक भेदभाव, उसको कठपुतली बनाना, ये सारे क्या है व्यंग्यपूर्ण स्वर ये व्यक्त करते हैं। हो गया आंसर। इसके बाद देखिए 14। विष के दांत कहानी का सारांश लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूरा आपको सारांश लिख लेना है इस कहानी का। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। धन्यवाद।